नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। समय बदल रहा है और समय के साथ बदल रहे हैं काम करने के तरीके भी। अगर इन तरीकों के साथ हम ना बदले तो शायद पिछड़ जाएं। एक समय था जब कहा जाता था कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कड़ी मेहनत सफलता का राज लेके चलती है। लेकिन आज के समय में हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क का ज़माना है, यानी कि अगर आप अपने तरीकों को समय की तकनीकों से न जोड़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो यही कोशिश होती है हमारी इस कार्यक्रम के ज़रिए कि आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील कर सकें। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नज़र अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। मधुमक्खी पालन से होगा विकास, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग खेतों के लिए लाभकारी और किसानों के लिए बेहद उपयोगी यंत्र चालित चक्की। वर्तमान समय में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु नवीन विकल्पों का सृजन और विकास जरूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे कृषि के साथ या फिर स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। वैशाली जिला में आत्मा द्वारा इसके उन्नयन के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। मधुमक्खी पालक दूसरे शहरों में जाकर भी शहद का उत्पादन कर रहे हैं। असल में जो है हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन है, मधु उत्पादन, और वैशाली जिला में विभिन्न प्रखंड में काफ़ी संख्या में जो है यहाँ के किसान मधुमक्खी पालन करते हैं, मधु उत्पादन करते हैं। और यही नहीं, बिहार ही नहीं, दूसरे राज्य में भी जा कर के जो है ये लोग जो है वैशाली जिला के किसान लोग वहाँ भी मधुमक्खी पालन का बक्सा लगाते हैं, वहाँ पे मधु उत्पादन करके लाते हैं और काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ से जो है लोग जा कर के दूसरे स्टेट में जो है मधुमक्खी पालन पर कार्य करते हैं। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में यह साबित हो चुका है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग फसल के लिए ही नहीं बल्कि मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। ऐसे में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण आप स्वयं भी कुछ सामान्य बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े स्थान की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रगतिशील खेती विकास के नए द्वार खोलती है। गया जिले की मंजू कुमारी एक ऐसे ही कर्मठ और प्रगतिशील किसान हैं जो लीक से हटकर लेमन ग्रास की खेती कर रही हैं। साथ ही वो लेमन ग्रास से हर्बल टी बनाकर बाजार में बेचती भी हैं। अपनी प्रगति से वो क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं। आइए जानते हैं उनके सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं 15 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती करती हूँ, जिससे तेल निकलता है और तेल निकलने के बाद मैं सेल करती हूँ इसे। ये बहुत ही फायदेमंद तेल है, बिना केमिकल युक्त तेल है, औषधि तेल है। इससे बहुत फायदे होते हैं। इसे चाय में पिया भी जाता है, प्लस दर्द में भी एक नंबर पेन किलर है। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में है हींग सोना, जो देसी प्रभेद है। इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अर्का सौरभ भी आप लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक मिलेंगे। किसान भाई बहनों, यदि आप बकरी पालन से जुड़े हैं तो अवश्य ही उसका महत्व समझते होंगे। बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इससे न केवल दूध बल्कि मांस की भी प्राप्ति होती है, लेकिन स्वास्थ्य बेहतर ना रहे तो उनकी उत्पादकता कम हो सकती है। इसलिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए उनके रहने के स्थान को घेर कर रखें। उन्हें धूप से बचाएं, अन्यथा उन्हें लू भी लग सकती है।
किसान भाई बहनों, अनाज के उत्पादन के बाद उसकी तैयारी काफी महत्वपूर्ण होती है। कृषि के सह व्यवसाय के तौर पर आप यंत्र चालित चक्की की स्थापना कर सकते हैं। इसके द्वारा गेहूं, दाल, चावल जैसे कई अनाजों को सरलता से पीसा जा सकता है। इसे आप स्वतंत्र व्यवसाय के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में नवीनतम तकनीकों, उपकरणों और सफलता की इस प्रेरणादायक कहानी के बाद अब समय हो चला है इस साक्षात्कार का, जहां अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे सब्जियों की संरक्षित खेती के विषय में। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे संरक्षित खेती की। संरक्षित खेती एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों का आवश्यकता की पूर्ति एक ऐसे तकनीक से की जाती है, एक ऐसे वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें कि वो सुरक्षित रखा जा सके। और इसके लिए ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता नहीं है, छोटे से क्षेत्रफल में और अधिक फसल पैदा होती है और उसकी गुणवत्ता भी अधिक पाई जाती है। आइए इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। आज का हमारा विषय है सब्जियों की संरक्षित खेती। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है इंजीनियर योगेंद्र सोरेन जी को, जो मधुबनी केवीके से है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये संरक्षित कृषि व्यवस्था क्या है और सब्जियों में इसका कैसे प्रयोग किया जा रहा है। जी मैडम, संरक्षित खेती जो आजकल बहुत ही प्रचलन पूरे विश्व में चल रहा है, तो इसकी ज़रूरत आखिर में क्यों पड़ी? क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि जलवायु बहुत ही निरंतर, बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। कहीं देख रहे हैं कि बारिश हो रही है तो कहीं देख रहे हैं सुखाड़ पड़ रहा है। तो इस इतने बदलते परिवेश, जलवायु को कैसे हम लोग हैंडल कर पाए, तो उसके लिए हमको उसके हिसाब से, उसके जलवायु अनुकूल हमको उसके हिसाब से हमको अपना खेती को उसकी ओर रुझान करना पड़ेगा। तो इसी के सिलसिले में हम लोग संरक्षित खेती करते हैं। जनरली इसके लिए हम लोग एक नियंत्रित वातावरण इसके लिए हम लोग बनाते हैं, जहाँ पर हम लोग पौधों के लिए उनकी तापमान, उनकी आर्द्रता, उनका प्रकाश संश्लेषण की गतिविधियाँ और उनकी जो भी है जैविक गतिविधियाँ, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक संरचना के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग उनकी जो भी हैं उनकी गतिविधियाँ को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत तरह के हम लोग संरचनाएँ देखते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट और लो टनल, वॉकिंग टाइप टनल। तो ये एक ऐसी संरक्षित संरचनाएँ हैं जो हम लोग इसको एक विशेष एक ढांचा देते हैं। अगर हम देखा जाए हम लोग पॉली हाउस को, उसमें हम लोग एक प्लास्टिक फिल्म जो 200 माइक्रोन का हम लोग कवर
उसकी बाहरी आवरण को हम लोग ढकते हैं और उसको एक बम्बू के माध्यम से या जीआई पाइप के माध्यम से हम लोग उसको उस संरचनाएँ को हम लोग रूप देते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपना जो भी हैं सब्जियां को ग्रो करते हैं, जिसमें जनरली हम लोग जो प्रकाश की जो जैसे अगर वातावरण देखें, अगर जहाँ पे शीत वाले एरिया में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधों की ज़रूरत होती है कि गर्मी की, तो वहाँ पर ये सब स्ट्रक्चर बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि जैसे ही ये हमारे सूर्य से जो किरणें आती हैं इस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें अंदर में जा कर के ये विकिरण होते हैं जो ट्रैप हो जाते हैं, और जो शॉर्ट वेव जो आते हैं रेडिएशन जो सूर्य से, वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाते हैं, जो उसको निकलने में लॉन्ग वेव रेडिएशन जिसको बोलते हैं, वो उससे पूरी तरह से विकिरण बाहर नहीं जा पाते हैं, जिस वजह से जो किरण होती है वो अंदर में गर्मी पैदा करती है, जिससे होता क्या है कि इसके अंदर जो सब्जी के जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ जाती है, और ज़रूरी है कि हम लोग देखें प्रकाश संश्लेषण में हम लोग लाइट की बहुत ज़रूरत होती है, जो अपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ये आपका एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर हो गया, और दूसरा आपका ग्रीन हाउस, जो हमारे इसी तरह के स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा उसमें हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, उसके जो पॉलीथीन जो सीट होते हैं उसको हम लोग 800 गेज का हम लोग देते हैं, और उसमें जीआई पाइप 15 mm का जो डालते हैं सपोर्ट के लिए, एक देखा जाए तो एक झोपड़ी जैसा एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, जिसका लंबाई 50 से 60 मीटर होता है, और इसके अंदर हम लोग कोई एयर वेंटिलेटेड भी रहता है, कोई ऑटो कंट्रोल भी रहता है इसमें। तो हम लोग जो लागत के हिसाब से इसको हम लोग चयन करते हैं कि कौन सा वेंटिलेशन होना चाहिए, या ऑटोमेटिक होना चाहिए, या नेचुरल होना चाहिए। तो सर सब्जियों की संरक्षित कृषि में, खेती में और कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है और जानना भी आवश्यक है? जैसे अभी हम लोग इस संरक्षित खेती में हम लोग अभी देख रहे हैं कि हाइड्रोफोनिक एक फार्मिंग आ रहा है, एक्वाफोनिक आ रहा है, एरोफोनिक आ रहा है। हाइड्रोफोनिक फार्मिंग में हम लोग उसको सॉइल लेस बोले तो मिट्टी से मुक्त, उसमें मिट्टी का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं इस खेती में। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो वर्टिकल रहता है, और उसमें पाइप लगे रहते हैं, और पाइप कनेक्टेड रहते हैं अपने कंटेनर से, जहाँ पर पानी और उसके न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन रहता है, वहाँ से सॉल्यूशन को उस पाइप के माध्यम से हम लोग फ्लो करवाते हैं। और उस पाइप में हम लोग होल किए रहते हैं, एक जैसे डिस्पोजल ग्लास होता है उस आकार का हम लोग उस पाइप में हम लोग होल किए रहते हैं, और उसी में हम लोग जो सीडलिंग होते हैं पौधा का, उस ग्लास में हम लोग डाल करके रखते हैं, जो कंटिन्यूस जो उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रहता है, उस पाइप के माध्यम से वो पूरा फ्लो होते रहता है कंटिन्यूस, जो इसको ज़रूरत होता है जड़ को, वो उससे वहाँ पे मिल जाता है। योगेंद्र जी, सब्जी की संरक्षित खेती के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना,
बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान
जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। रुकिए, ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, जानकारियां और भी बाकी हैं। आइए मिलते हैं हम अपने अगले विशेषज्ञ से, जहां इस भेंट वार्ता में हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे आम और लीची में कीट व्याधि प्रबंधन के विषय में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पे चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं और हमेशा नए नए विशेषज्ञों को लेके आते हैं, नए नए विषयों पे चर्चा करते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है आम एवं लीची में कीट व्याधि प्रबंधन। जी हाँ, आम और लीची का सीजन चल रहा है। इसमें हम कीट व्याधि से किस तरह से बचा सकते हैं ताकि उसके उत्पादन में कमी न हो। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है आम एवं लीची में कीट व्याधि प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर प्रवीण दादा साहेब माने, बढ़िया वैज्ञानिक, नालंदा उद्यान नूरसराय नालंदा से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अभी आम और लीची का जो सीजन चल रहा है इसमें कीट व्याधि से किस प्रकार उन्हें बचा सकते हैं ताकि उनके उत्पादन में कमी ना हो। जैसे आप जानते हैं कि आम और लीची ये जो दो फल वृक्ष है हमारे बिहार के प्रमुख फल वृक्ष है। जो सबसे पहला है आम, सबसे ज़्यादा किसान जो है आम का बगीचा लगभग हर किसान के खेत में होता ही है, लेकिन उत्पादन जो है घटता जा रहा है। उसका प्रमुख कारण है कि आम में बहुत सारे कीटों का प्रकोप हो रहा है। तो जैसे आप मैडम बोली कि कीटों का जो प्रकोप हो रहा है उसका प्रबंधन हम कैसे करने के बारे में किसानों को जानकारी देना है। तो आम में लगने वाले प्रमुख कीट है कि आम का मधुआ कीट है, आम का धैया कीट है, बाद में आम में तना छेदक भी आता है, तना भेदक बोलते हैं हम उसे, आम की फलमक्खी है। ये चार मुख्य नुकसान करने वाले कीट है। जैसे आप जानते हैं कि रस चूसने वाला दो कीट है, आम का मधुआ कीट और धैया कीट। मधुआ कीट इसी महीने में आता है फरवरी मार्च में, और जो है इसके शिशु एवं वयस्क लगातार पत्तियों से, कलियों से, फूलों से, टहलियों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से आम का मंजर सूख जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके लिए किसानों ने जो आम का बगीचा है साफ सुथरा रखना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, और रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए जो हम अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा किसानों को देते हैं, जैसे आप जानते हैं इमिडाक्लोप्रिड बहुत अच्छी दवा है, बिहार सरकार कृषि विभाग ने दिया है, कृषि विश्वविद्यालय ने दिया है। इसमें 17.8 SL जो इमिडाक्लोप्रिड है 1 अथवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से इस आम का मधुआ कीट और धैया कीट अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। सर, अभी जो पेड़ में छोटे छोटे आम के फल हैं या लीची के, सर अभी का जो समय चल रहा है जिसमें कि अभी पेड़ में छोटे छोटे आम है, छोटे छोटे लीची है, तो इसका हम लोग प्रबंधन किस तरह से करें जिससे हमारे किसान भाइयों को कम क्षति हो और वो उत्पादकता में कमी ना हो। ठीक। हाँ, तो हमारे किसान भाइयों को, हाँ, मतलब अप्रैल मई के लिए जो जरूरी है, आम हो या लीची हो, जैसे आम में अभी फल पक रहे हैं पेड़ पे, है ना, पेड़ पकने के समय जो आने वाला कीट है वो फल मक्खी है। मतलब फल मक्खी क्या करेगा, इसका मैगोट रहता है, ये मादा कीट क्या करेगा कि छेद बनाएगा पके हुए फलों पे और अंदर का गुद्दा खाएगा मुलायम, जिसकी वजह से रसीला गुद्दा खाने की वजह से आम का जो फल है पका हुआ सड़ जाएगा और नीचे गिर जाएगा, तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी, उत्पादन घट जाएगा। तो इसी समय जो जरूरी है अप्रैल मई में, तो उसके नियंत्रण के लिए हम बोले कि कर्षण विधि तो किसान अपनाते हैं, लेकिन रासायनिक विधि में जो स्पर्शजन्य कीटनाशक दवा है जैसे फोजालोन, क्विनोलफॉस 2 या 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। साथ साथ उसके लिए कुछ प्रकाश फंदा, फेरोमोन फंदाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मक्खी, मादा मक्खी पकड़ के हमको नियंत्रित करने आता है। सर, आम एवं लीची में समेकित कीट प्रबंधन कैसे अपनाना चाहिए? समेकित कीट प्रबंधन जिसे हम बोलते हैं IPM, तो आम में लगने वाले प्रमुख कीट हो अथवा लीची में लगने वाले प्रमुख कीट हो, उसके नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं, जैसे कर्षण विधि है,
भौतिक विधि है, जैविक विधि है, यांत्रिक विधि है, रासायनिक विधि है, इन सभी विधियों का एकत्रित इस्तेमाल करके जब कीट नियंत्रण किया जाता है तब हम उसे बोलते हैं समेकित कीट प्रबंधन, है ना। समेकित कीट प्रबंधन में रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है लेकिन कम से कम, है ना। जैसे परजीवी कीट, परभक्षी कीट, है ना, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, इनका इस्तेमाल करके हम कीट नियंत्रण करते हैं, उसे बोलते हैं जैविक विधि। इसमें किसानों का फायदा यह है कि रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने में जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा और ये कायम स्वरूपी मतलब परमानेंट है कीट नियंत्रण के लिए। तो समेकित कीट प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाना है। जैसे आप जानते हो कि लगातार रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने की वजह से हवा का प्रदूषण हो रहा है, पानी का प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, साथ साथ जो कीटों में प्रतिरोधात्मक क्षमता पैदा हो रही है। जैसे आप जानते हैं कि रासायनिक दवाओं का छिड़काव की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो रही है, आदमी लोगों में है, जानवरों में है, पशु पक्षियों का ह्रास हो रहा है। तो उसके नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन हम अपनाना बहुत जरूरी है। सर, आप हमारे किसान भाइयों को आम एवं लीची में कीट व्याधि प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम ये उम्मीद करेंगे कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं, अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील कर पाएं। होगी कुछ ऐसी ही कोशिशें कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में। तब तक के लिए जुड़े रहिए इसी समय इसी चैनल पर इस कार्यक्रम से। रखिए अपना और अपनों का ख्याल और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।